Okay, so we start with the schools of Muslim law. Okay, तो हम इसको पहले इंट्रो से पढ़ते हैं. द मुस्लिम लॉ इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ द कुरान एंड प्रॉफिट मोहम्मद. मुस्लिम लॉ जो एंटायरली बेस्ड किस पे? कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद पे. कुरान किसने लिखे? प्रॉफिट मोहम्मद ने. In all the circumstances where the explicit command is provided, it is faithfully provided, but there have been many areas which are not covered by these sources, and as a result, the great scholars had themselves devised their interpretation of what should be done in such a situation. हर situation का तो उसमें नहीं लिखा, तो फिर स्कॉलर्स ने कुछ अपने इंटरप्रिटेट किए उन्हीं वर्सेस को कि वो एक दे पाए. तो जो इंटरप्रिटेशन उन स्कॉलर्स ने दी उनको उसको मुस्लिम लॉ के टर्म में क्या कहते हैं? कियास. ये आते ही आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस. ओके, रिगार्डिंग द मुस्लिम लॉ. It led to various opinions among many of them, and out of such differences, different schools of Muslim law originated. Each school has its own explanation and reasons for their interpretation. It often leads to conflict in judgment. अब क्या हुआ? स्कॉलर्स ने अपने इंटरप्रिटेशन देना शुरू किया, तो अलग अलग स्कॉलर्स आने लग गए, अलग अलग स्कूल्स के स्कॉलर्स आने लग गए अपने इंटरप्रिटेशन देने के लिए. और कॉन्फ्लिक्ट तो होना एकदम मतलब वैलिड ही था उस केस में, जब क्योंकि सबकी रीजनिंग एक नहीं हो सकती है ना. फिर in the absence of express rule, it cannot be said that one school is better or higher position than other school. कोई एक्सप्रेस रूल नहीं थे, तो हम कह नहीं सकते थे कि इसका मतलब कि एक स्कूल की इंटरप्रिटेशन अच्छी है दूसरे स्कूल से. ओके, thus all the schools have been accepted as a valid, and if a person follows any of the school, he is considered to be on the right. सबको वैलिड माना गया. अगर कोई भी किसी भी स्कूल को मानता है तो वो सही रास्ते पर चल रहा है. अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के स्कूल है. दो टाइप के स्कूल है, एंशिएंट स्कूल एंड मॉडर्न स्कूल. एंशिएंट स्कूल के बारे में पढ़ते हैं. During the period of Umayyads, the important step of appointing qadis was taken. The pre-Islamic institution of arbitrators no longer remained adequate to needs of new Arab society, and therefore it became imperative to supplant Arab Hakim by Qadi, that is judges who tendering decision in cases. ठीक है, एंशिएंट में किसके बाद के जज come before them exercise a wide discretion. The Qadis laid foundation of Muslim law. They worked on custom, practice, administrative regulation, and the Quranic norms. ओके, अब मॉडर्न स्कूल में किस बात की बात करता है? इन मॉडर्न पीरियड इन इस्लाम द पीपल हैव बीन डिवाइडेड इन टू सेक्ट्स हैविंग डिफरेंट व्यू रिगार्डिंग सर्टेन एक्स. तो उनको दो में भेद, किसमें? सुन्नी एंड शिया, वो अब भी हैं. अब जो सुन्नी है, देखो ये भी आपस में फिर डिवाइड हुए. सुन्नी में कितने? 4 मेजर स्कूल है मुस्लिम के. हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. Hanafi school. Hanafi school is the first and the most popular schools in Muslim law. Before being named Hanafi, this school was known as Kufa school. Okay, इसका पहले नाम क्या था? हनाफी से पहले इसका नाम क्या पड़ा था? Kufa, which was based on the name of the city of Kufa in Iraq. Later, this school was renamed as Hanafi school based on the name of its founder Abu Hanafi. Abu Hanafi कौन थे? Founder of हनाफी स्कूल. सी, ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि देखो ये मैं आपको रीड के लिए छोड़ सकती हूँ, बट मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जब सामने वाला इंसान इसको अच्छे से आपको बताता है, इसका एक एक तो आपके दिमाग में रहता है. ओके, The Prophet had not allowed its words and tradition from being written. The Hanafi school relied on the custom and decisions of the Muslim community. प्रॉफिट ने अलाउड नहीं किया था कि जो उसके वर्ड्स और ट्रेडिशन लिखे जाए. दस हनाफी स्कूल कोडिफाइड द प्रेसिडेंट विच इन प्रिविलेंस ड्यूरिंग दैट टाइम अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी. जो उस टाइम तक मुस्लिम कम्युनिटी में चल रहे थे रिचुअल्स और कस्टम्स वगैरह, तो हनाफी स्कूल ने क्या किया? उसको अपना प्रेसिडेंट माना और उसी पे इंटरप्रेट किया. The founder of this school, Abu Hanafi, had not written any book for laying down the rules of this school, and therefore this school had grown through his two disciples. कोई उन्होंने रूल्स नहीं, तो 2 disciples से ये स्कूल ग्रो किया. But Imam Muhammad and Imam Abu Yusuf, both of them gave to the justice preference Isti Hasan and codified the ismas of that period. Okay.
This school became widely spread in various territories. As a result, the majority of Muslim in countries such as India, Pakistan, Syria and Turkey belongs to Hanafi. Okay, ये ज्यादा बहुत सारी टेरे, अब ये ना ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हनाफी कहाँ कहाँ पे, तो और इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से मुस्लिम्स है, तो उसका आंसर होता है हनाफी. ओके, हनाफी मुस्लिम्स. In India, since the majority of Muslims are from Hanafi school, the courts decide the case of a Sunni Muslim as per the Hanafi school unless it is specified that they belong to other school. देखो कोर्ट, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर कौन है, हनाफी, तो क्या लगता है कोर्ट को कोई भी कि हनाफी ही होगा. अगर वो ऐसा प्रूव कर दे कि नहीं मैं हनाफी नहीं हूँ, तब उसका केस अदर उससे वो होगा, मतलब कि देखा जाएगा दूसरे स्कूल ऑफ लॉ से, अगर वो वरना हनाफी ही समझा जाता है. In Hanafi school, Hidayah is the most important and authoritative book which was created over a period of 13 years by Alu bin Abu Bakr at Marghinani. ठीक है, Hidayah इनकी most important and authoritative book. Got it? This book provides laws on various aspects except for the law of inheritance. इसमें succession के बारे में नहीं लिखा. Lord Warren Hastings tries to translate the Hidayah to English. उन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की. He appointed many Muslim scholars to translate this book. Sorry guys. उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स को पॉइंट किया कि इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. But the Sirajia is considered as the authoritative book of the Hanafi law of inheritance. Hanafi law के inheritance book किसको consider किया जाता है? Sirajia. Okay. This book is written by the Sheikh Sirajuddin and the first English translation is written by Sir William Jones. B. Malik school. The school gets its name from Malik bin Anas. ये सारे हम किसके पढ़ रहे हैं? ये कौन से फोर मेजर के हैं? सुन्नी के. ओके. And he was the Mufti of Medina. During his period, the Kufa was considered as the capital of Muslim Khalifa, where Imam Abu Hanifa and his disciples flourished with Hanafi school. He discovered about 8,000 traditions of Prophet, but complied only about 2,000 of them. When the disciples of Imam Abu Hanifa codified their law based on Ismas and Istihasan, the Maliki school gives the importance to the Sunnah and Hadith, where the Hanafi school gives the importance to the people and Istihasan. As per Maliki school and law, they rarely accept the ijmas. As per the law, the person gave fatwa challenging the sovereign authority of Khalifa. This is not important at all. Okay. हम आगे बढ़ते हैं. इन इंडिया देयर आर नो फॉलोअर्स ऑफ दिस स्कूल. कोई फॉलो नहीं थे, इसलिए तो मॉडर्न नहीं, बस आपको नाम पता होना चाहिए. मलिक स्कूल, उसका फाउंडर कौन था? मलिक बिन अनास से मिला था, मुफ्ती था मदीना. इतना आपको याद हो, ठीक है. कोई नहीं था. बट व्हेन द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट केम इनटू द पिक्चर, सम ऑफ द लॉज एंड प्रोविजन इसको वर टेकन इन अकाउंट. जब ये वाला एक्ट बना तो इसके कुछ प्रोविजंस ले गए थे मलिक स्कूल के. डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट. ओके. अब हम लेक्चर शफी स्कूल. द शफी स्कूल गेट्स इट्स नेम ऑन द नेम ऑफ मोहम्मद बिन इदरिस शफी. ओके. इसका सिर्फ ये जो बाकी है ना, इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हम चलते हैं. Hanbal school. The Ahmad bin Hanbal is the founder of Hanbali school. He founded the Hanbali school. He is the disciple of Imam Shafi. Okay. Now we will move to Shia schools. Okay, ये इसमें मैं कुछ शम्स को पढ़ाऊंगी, वो बहुत important है. They are really important. As per Shia Act, there are 3 schools of law. सुन्नी में कितने थे? 4. Shia में कितने? 3. Shia sect is considered as a minority in the Muslim world. They enjoy the political power only in Iran, though they don't have the majority in that state. ईरान में ही है और उसमें भी इनकी majority नहीं है. Itna Ashri. These schools are based on the following: the Itna Ashri laws. The followers of this school are mostly found in Iraq and Iran. In India also there is a majority of the Shia Muslim who follows the principle of Itna Ashri school. They are considered political caste. Okay. Next, the Islamis. To Islami in India, there are 2 groups: the Khojas or the Western Islamists represent the followers of the present Aga Khan, who they consider at the 49th Imam in the line of Prophet.
नेक्स्ट, ये इतने हैं नहीं, आप इसको रीड कर लेना, मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत है आपको। ओके, मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेकिन आपको सारा समझा दिया। अब हम चलते सोर्सेज ऑफ मुस्लिम स्कूल, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो हम इसको शुरू करते हैं। Sources of Muslim law. Various sources of Islamic law are used by Islamic jurisprudence to elucidate the Sharia. Sharia को समझाने के लिए the body of Islamic law. Sharia क्या है? The body of Islamic law. The primary sources accepted universally by all Muslim are the Quran and the Sunnah. जो primary sources है मुस्लिम के मतलब कि मुस्लिम लॉ के, वो कौन से? कुरान और सुन्ना। बेटा मैंने कहा सॉरी, कुरान क्या है? होली स्क्रिप्चर है इस्लाम का, जो मुस्लिम क्या सोचते कि डायरेक्ट अल्लाह ने बोला है प्रॉफिट मोहम्मद को। द सुन्नास कंसिस्ट ऑफ द रिलीजियस एक्शन एंड कोटेशन ऑफ द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद, जो उन्होंने उस टाइम पे किए थे, एंड narrated through his companions and Shia imams. However, some school of jurisprudence use different methods to judge the source's level of authenticity. कुछ ने कुछ अलग लेवल यूज किया। An Islamic regulation stated in the primary sources do not explicitly deal with every conceivable eventuality. Jurisprudence must refer to resources and authentic documents to find the correct course of action. According to Sunni schools of law, secondary sources of Islamic law are consensus among Muslim jurists, analogical deduction, independent reasoning, benefit for the community and custom. ओके, इसमें बस थोड़ा थोड़ा सबका इंट्रो दे रखा है मैंने, मेन इंट्रो ये था which I have decided you. Next we move to the ancient sources में कौन कौन से आते हैं? प्राइमरी प्रिलिमिनरी सोर्सेस द कुरान। कुरान इनका फर्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इस्लामिक लॉ का, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि डायरेक्ट अल्लाह ने इनको बताया थ्रू द मोहम्मद। ओके, द स्क्रिप्चर स्पेसिफाइज द मोरल, फिलोसफिकल, social, political and economic basis on which a society should be constructed. उसमें क्या है, ये सारे मतलब इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इस बेसिस पे बताया कि कैसे सोसाइटी बननी चाहिए। The verses revealed in Makkah deal with philosophical and theological issues, whereas those revealed in Medina are concerned with socio-economic। जो मक्का में रिवील्ड हुए वर्सेस मतलब मोहम्मद ने जो वहां पे कहे, उनको किससे क्या सोचते हैं? ये फिलोसफिकल और थियोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड है, लेकिन जो मदीना में है वो किससे कंसर्न है? सोशो इकोनॉमिक लॉस से। तो the Quran was written and preserved during the life of Muhammad and compiled soon after his death. कब प्रिजर्व करती? मोहम्मद की लाइफ पे, और उसकी मतलब कि जैसे उनको पूरा मतलब कंपाइल कर दिया गया, जोड़ दिया गया। Muslim jurists agree that the Quran in its entirety is not a legal code used in the modern sense. Rather, its purpose is to lay down a way of life which regulates man's relationship with others and God. मतलब कि कुरान ने एक एकदम डायरेक्ट लीगल कोड नहीं दिया, बट उन्हें गाइडलाइंस दी है कि एक इंसान को ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए जीना चाहिए। The verses of the Quran are categorized into three fields. Three fields में verses of की categorized है: science of speculative theology, ethical principles, and rules of human conduct. The third category is directly concerned with Islamic legal matter, which contains about 500 verses or 1/13 of it. कितने वर्सेस है जिसमें डायरेक्ट लीगल मैटर्स की बात हुई है? 500 वर्सेस। ओके, यानी कि 1/13 ऑफ द कुरान में सिर्फ लीगल वर्सेस की बात हुई। The task of interpreting the Quran has led to various opinions and judgments. मतलब कि जो कुरान को इंटरप्रेट करना तो उससे बहुत सारे जजमेंट और ओपिनियंस निकल गए। The interpretation of the verses by Muhammad companions for Sunnis
and imams for Shias are considered the most authentic since they knew why, where, and on what occasion each verse was. जो इंटरप्रिटेशन मोहम्मद के कंपेनियंस ने की, जो उस वक्त उनके साथ थे, सुन्नी और इमाम्स के शियास के लिए, वो उनको ऑथेंटिक माना जाता है क्योंकि उसमें उनको हर एक पता है कौन सा वर्स कब मोहम्मद ने रिवील किया, तो वो अच्छे से उसको कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं, अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन करते वक्त। अब हम देखते हैं सुन्ना। द सुन्ना इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। पहले हमने कुरान पढ़ा, फर्स्ट इंपॉर्टेंस, और सुन्ना। सुन्ना इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली डिफाइंड एज द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ मोहम्मद। कैसे ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ मोहम्मद, और द वर्ड sections एंड साइलेंट assertions ऑफ हिम। इट इंक्लूड्स द एवरीडे सेइंग्स एंड अटरेंस ऑफ मोहम्मद, जो भी वो रोज कहते थे सब कुछ। हिज टैसिट कॉन्सेंट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट एक्टिविटी की वो एक्नॉलेज करते थे, किसका नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू शिया जूरिस्ट, सुन्ना आल्सो इंक्लूड्स द वर्ड्स, डीड्स एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द 12 imams and Fatima, Muhammad's daughter, who are believed to be infallible। इन्होंने कहा इसमें उसके एक्नॉलेजमेंट्स भी हैं, जो मोहम्मद के साथ 12 इमाम थे और उनके खुद की बेटी थी। जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग द सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ लॉ कैन बी फाउंड इन द कुरान। क्यों सुन्ना को यूज किया गया, इसका जस्टिफिकेशन कुरान में है। द कुरान कमांड्स मुस्लिम टू फॉलो मोहम्मद ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। मोहम्मद मेड इट क्लियर दैट हिज ट्रेडिशन अलॉन्ग विद द कुरान शुड बी फॉलोड आफ्टर द डेथ। The overwhelming majority of Muslims consider the Sunnah to be essential supplements to and clarifications of the Quran. In Islamic jurisprudence, the Quran contains many rules for the behavior expected of Muslims, but there are no specific Quranic rules on many religious and practical matters. Muslims believe that they can look at the way of life or Sunnah of Muhammad and his companions to discover what to imitate and what to avoid। उसमें सब कुछ लिखा है। Much of the Sunnah, much of the Sunnah is recorded in the Hadith। ज्यादातर सुन्ना किसमें, हदीत में। इनिशियली मोहम्मद had instructed his followers not to write down his acts so they may not confuse it with Quran। However, he did ask his followers to disseminate his sayings orally। खाली उनको लिख दो। As long as he was alive, any doubtful record could be confirmed as true or false by simply asking me। His death, however, give rise to confusion over Muhammad's conduct, कि भाई क्या था। Thus, the hadith were established due to problems of authenticity. The science of hadith, Arabic ulum al-hadith, established it is the method of textual criticism developed by early Muslim scholars in determining the veracity of reports attributed to Muhammad। क्या किया कि अब तुम इसका मतलब क्या बोलते हैं, रिबेल करो। इसका मतलब कि काउंटर दो। काउंटर देने से क्या होगा, जो मतलब जितना काउंटर, उससे हमें पता लग जाएगा कहां तक हम सही है, और फिर हम उसको लॉ ऑफ कॉर्ड में कंडक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी सेकेंडरी सोर्सेज क्या है। ऑल मेडिकल Muslim jurists rejected arbitrary opinion and instead developed various secondary sources, also known as juris principle or doctrines to follow in the case of primary। इजमा, कियास, इसमें ही है। इसमें थोड़ा ना कुछ समझाने वाला है नहीं, बस मैं आपको बताती हूँ। इजमा को टर्म किया जाता है फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन। आप इसको खुद पढ़ोगे तो ये आपको समझ आएगा। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे मैरिज कैसे होते हैं मुस्लिम लॉ में।